Hello friends, welcome to Sitaramai's YouTube channel. Today in this video we will discuss topics about financial market, सेबी, सेबी रेगुलेशंस और कुछ आपके जो टर्म रहेंगे वो आपकी सिक्योरिटीज एंड शेयर मार्केट से इंपॉर्टेंट जो टर्म्स वहाँ से निकलती हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपका कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। ठीक है, तो अब इनको हम पीटी के पर्सपेक्टिव से तैयार करेंगे टॉपिक्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा उनके डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से चलेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर रखी हैं तो उनको यहाँ पे हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। अब फाइनेंशियल मार्केट जो है, ये फाइनेंशियल मार्केट आपका होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे फाइनेंस का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, वो आपका फाइनेंस मार्केट कहलाएगा, फाइनेंशियल मार्केट कहलाएगा। तो इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, कौन कौन सा? एक तो आपका है कैपिटल मार्केट और दूसरा आपका है मनी मार्केट। ठीक है, दो तरह के मार्केट हुए, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि कैपिटल मार्केट जो है ये आपका लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी वाला होगा, जबकि आपका मनी मार्केट जो है वो आपका शॉर्ट टर्म होगा। ये आपको बेसिक डिफरेंस मालूम है पहले से। अब इसमें और क्या क्या बेसिक हो सकता है, तो देखिए मनी मार्केट को मेनली रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, जबकि कैपिटल मार्केट कौन करेगा? सेबी रेगुलेट करेगा। ये चीज कॉमन चीज है। फिर अब देखिए कैपिटल मार्केट जो है ये दो तरह का हो सकता है, कौन कौन सा? प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जो आपकी सिक्योरिटीज हैं, जिसकी हम सेकंड स्लाइड में बात करेंगे, तो उनको फर्स्ट टाइम जो मार्केट में लाया जाता है, ठीक है, जब कंपनीज की लिस्टिंग की जाती है तो वो आपका प्राइमरी मार्केट होता है। और जब सिक्योरिटीज पहली बार जारी कर दी फिर उनका रीसेल या रीपर्चेज जब होता है तो उनको बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट का ऑपरेशंस। ठीक है, तो दो चीज हुई, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। जहाँ पे फ्रेश सिक्योरिटीज आती है वो आपका प्राइमरी है, और जहाँ पे ओल्ड सिक्योरिटीज चलती है वो आपका सेकेंडरी है। ठीक है, दूसरी चीज है आपका मनी मार्केट। अब मनी मार्केट क्या है आपका? शॉर्ट टर्म है, ये हमने देखा। शॉर्ट टर्म के अलावा और क्या चीज़ होती है? ये हाईली लिक्विड है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ट्रांजेक्शन है ना वो डायरेक्ट करेंसी में हो रहा होता है। ठीक है, करेंसी के डिनोमिनेशन में हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटीज वगैरह और कोई चीज़ ज़्यादा डील नहीं होती है। मेनली यहाँ पे जो आपका मनी है वो डायरेक्ट डील हो रहा होता है, तो इसलिए ये हाईली लिक्विड है। ठीक है, और क्या चीज़ है? कितने, एक से कम साल को हम शॉर्ट टर्म कहते हैं इकोनॉमिक्स की टर्म में। ठीक है, तो एक साल से कम की यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ट्रांजेक्शन वगैरह वो चलते हैं। और यहाँ पे डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी यहाँ पे चलते हैं। डेट तो दोनों में चलते हैं, लेकिन डेट में यहाँ पे क्या है, जो आपका बॉन्ड वगैरह है ना, ये चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे शेयर वगैरह जो है, शेयर यहाँ पे नहीं चलते हैं मेनली। ठीक है, और आपका जो एफडी पेपर है इनका भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं होता है। जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ पे वर्क करते हैं मनी मार्केट में, जबकि आपका जो कैपिटल मार्केट है इसमें आपका शेयर है, एफडी पेपर है, डेट पेपर है, ये सब इनके यहाँ पे बॉन्ड वगैरह जो है इनका डीलिंग यहाँ पे चलता है। तो ये आपको मेन डिफरेंस यहाँ पे पता चल गया। इसके अलावा मनी मार्केट में और कौन 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 डील करते हैं, तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, वो यहाँ पे डील करते हैं। इसके अलावा आरबीआई तो काम करता ही करता है। इसके अलावा आपका जो क्रेडिट वर्दी जो कंपनीज होती है ना, जो क्रेडिट रेटिंग करती हैं, कुछ ऐसी कंपनीज जो है जो क्रेडिट अवेलेबल करवा सकती है मार्केट में, वो यहाँ पे वर्क करती है। ठीक है, तो इसके जो पार्टिसिपेंट है वो हमने देख लिए, और ये हमने यहाँ पे मेन चीज यहाँ पे देखी है। कुछ इसमें इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको हम सेकंड जो इसकी स्लाइड है उसमें डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए अब पहले ये देख लेते हैं कि सिक्योरिटीज क्या होती है, क्योंकि अब जब हम बात करेंगे ना कि जब हमारा कोई ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, कोई हम वैल्यू कहीं से मार्केट से फैच करेंगे, तो इन चीज़ों के लिए आपके लिए सिक्योरिटीज में आपका ट्रेड होता है। तो सिक्योरिटीज का ट्रेड होगा तो दो तरह की होंगी, या तो आपने क्या लिया है, डेट लिया मार्केट से, या आपने अपनी जो कंपनी है या फिर कोई और आपकी जो इंस्टीट्यूशन है इसके आपने शेयर जारी किए। दो चीज होती है। अब डेट सिक्योरिटी जो है इसमें क्या क्या हो सकता है आपका, या तो आपके लोन के पेपर होते हैं, ठीक है, ये आपका लोन पेपर आपका डेट कंपनी के लिए लाएगा, या आपका डायरेक्ट डेट जो होता है ना, ये हमने जो मार्केट से लिया है इसके लिए हो सकता है। तो इन दोनों को मुहैया जो करवाएगा मार्केट में उसको बोलते हैं क्रेडिटर, क्योंकि इसने क्रेडिट दिया और डेट लिया किसी कंपनी ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने, तो लोन पेपर या डेट इसके इंस्ट्रूमेंट हो गए, और जो देने वाला है उसको बोलेंगे क्रेडिटर। इक्विटी में क्या होता है? इक्विटी ये दूसरा शेयर है, शेयर को आप इक्विटी के पार्ट में बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे शेयर जारी किए जाएंगे। शेयर रखने वाले को क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर। ये बेसिक चीज आपको पहले से मालूम है। अब इसके आगे हम बात करेंगे तो क्रेडिटर क्या होगा ना, कि क्रेडिटर आपका जो यहाँ पे है शेयर होल्डर, तो देखिए इसके प्रॉफिट पे काम करेगा, कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो इसको पैसा मिलेगा, प्रॉफिट लॉस हुआ तो इसका भी नुकसान हो जाएगा शेयर होल्डर का। जबकि आपका क्रेडिटर जो है ना, इसको फिक्स या आपका जो फ्लक्चुएटिंग जो भी आपकी इसकी रेट रही होगी डेट लेने की, उसकी बेसिस पे काम करता है। तो इसको जो, यदि कंपनी कोई आपका इंसॉल्वेंट वगैरह जो होती है, ठीक है, बैंक्रप्सी वगैरह की कोई कंडीशन वगैरह आती है ना, तो उस टाइम पे क्रेडिटर को पहला हक होता है उस पैसे को वसूल करने का। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट आपको मालूम होना चाहिए।
ठीक है, अब देखिए डेट में ना, डेट यहाँ पे और क्या क्या चीजें आ सकती हैं जो यहाँ पे चलेगी। तो डेट में आपका देखिए बॉन्ड जारी कर सकते हैं डेट लेने के लिए, लोन की लोन पेपर है उसके फॉर्म में किया जा सकता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स है ये यहाँ पे काम ली जा सकती है, ट्रेजरी बिल्स ये भी जारी किए जा सकते हैं, और एक दूसरी टर्म होती है जिसको बोलते हैं अगर जो बॉन्ड होता है ना इसी को बोलते हैं डिबेंचर। दोनों में डिफरेंस आगे स्लाइड में देखेंगे, यहाँ पे बस इनका नाम देख लेते हैं, डिबेंचर है। इसके अलावा आपका ये आपका जो होते हैं CPF CD जो है, इनको हम आगे वीडियो में देख इसके पार्ट में देखेंगे, जिनको आप कमर्शियल पेपर वगैरह जो कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा CPCD हो गया। इसके अलावा आपका है और कोई अलग तरह का जो क्रेडिट लिया है कंपनी ने या किसी जो संस्था है उसने, वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये बॉन्ड हो गया, लोन हो गया, ECB हो गया, ट्रेजरी बिल्स है, डिबेंचर है, CPCD जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये यहाँ पे डेट का काम करते हैं। तो लोन पेपर और डेट दो चीज़ यहाँ पे होगी। अब देखिए आगे जो है इसमें वो है टाइप ऑफ कंपनी, क्योंकि अब कंपनी जो है ना उनकी एक लिस्टिंग होती है। ठीक है, मार्केट से पैसा उठाने के लिए उनको उनका एक नाम चलता है। ठीक है, नाम मतलब सेबी उनका रेगुलेशन करेगा, एक फिक्स उनके पास में यदि कैपिटल होगा, एक फिक्स उनके पास में कुछ अमाउंट जनरेट करने के लिए उनके पास में इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चीज़ जरूरी होती है कि हमें कंपनीज के टाइप हमें मालूम हो। तो दो तरह की होती है मेनली कंपनी, या तो वो गवर्नमेंट है या वो प्राइवेट है, दो तरह की ये बेसिस हुआ। ठीक है, ऑनरशिप की बेसिस पे। अब देखिए गवर्नमेंट जो है ना ये आपका फिर से दो टाइप होता है, और प्राइवेट है ये भी दो टाइप होता है। क्या कि गवर्नमेंट का एक टाइप हो सकता है प्राइवेट लिमिटेड, मतलब प्राइवेटली हेल्ड है लेकिन है गवर्नमेंट की ओनरशिप। दूसरा है पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, तो ये दो टाइप हो गया। सेम टाइप आपका कहाँ होता है, नो या आपका जो नॉन गवर्नमेंट बोलते हैं जैसे प्राइवेट बोलते हैं, तो इसमें ये हो सकता है। ठीक है, और प्राइवेट लिमिटेड देखिए पब्लिक जो है ना, पब्लिक की और प्राइवेट की एक निश्चित जो इसमें वर्क करने वाले लोग होते हैं ना उसके बेसिस पे होता है कि प्राइवेट यदि वो है तो 200 आपके जो शेयर होल्डर है ना तब तक तो रहेगी वो प्राइवेट लिमिटेड, इससे ज़्यादा पे आपकी पब्लिक लिमिटेड उसको करवानी होगी। ठीक है, और लिमिटेड जो है ना, प्राइवेट लिमिटेड है तो लिमिटेड का मतलब होता है आपका प्राइवेटली तो हेल्ड है, प्राइवेट का मतलब, लिमिटेड का मतलब जो लास्ट में लिखा होता है इसका आपका मतलब है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो है ना, इन्वेस्टमेंट है शेयर होल्डर का, ये लिमिटेड है। ठीक है, मतलब इसमें जो यदि इंसॉल्वेंसी जैसी कंडीशन होती है ना, तो आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना उस पे हक नहीं होता है डेट देने वालों का। ठीक है, ये एक पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। लिमिटेड का मतलब क्या है, लिमिटेड का मतलब आपका है कि रिस्क है जो लिमिटेड है आपकी शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, ये चीज यहाँ पे होगी, दो तरह की कंपनियां, गवर्नमेंट और आपकी प्राइवेट। अब देखिए CPCD, CB, कॉल मनी, नोटिस मनी, ये कुछ टर्म है जो आपके, जो आपका ये जो मार्केट है, मनी मार्केट कह लो, आपका फाइनेंशियल मार्केट में ये टर्म जो है चलती रहती है। ठीक है, अब इनमें मेन चीज क्या है, तो मेन चीज आपको देखो, CP है कमर्शियल। ठीक है, P का मतलब तो पेपर है, ये कमर्शियल है। ठीक है, तो ये ट्रेजरी बिल की तरह होता है। अब ट्रेजरी बिल को आगे देखेंगे कि ट्रेजरी बिल कैसे कैसे वर्क करता है, लेकिन आप देख लो कि ट्रेजरी बिल की तरह होता है और ये कमर्शियल है, मतलब कोई दुकान वाला है या फिर कोई कंपनी है, वो ट्रेजरी बिल जारी कर सकती है। ट्रेजरी बिल की जो टर्म में ये जो पेपर है ना कमर्शियल पेपर, ये जारी कर सकती है पैसा उठाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका कैसा होगा, ये अनसिक्योर्ड होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर CD है, ये क्या है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। अब ये क्या होगा, ये बैंक वगैरह जो होते हैं ना, ये यदि पैसा उठाएंगे मार्केट से, ठीक है, लोगों से उठाएंगे तो वहाँ पे वो डिपॉजिट का एक सर्टिफिकेट देंगे। तो बैंक हुए या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुए, ठीक है, तो ये जब पैसा मार्केट से उठाएंगे तो ये खुद के पास में जो पैसा डिपॉजिट किया है उसके लिए सर्टिफिकेट देंगे लोगों को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या हो सकता है, आपका सिक्योर्ड हो सकता है, क्योंकि बैंक जो है आपका एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन होता है RBI के थ्रू, तो यहाँ पे ये सिक्योर्ड है, जबकि आप कमर्शियल पेपर जो है ये अनसिक्योर्ड है। ठीक है, दूसरा है आपका CB क्या है आपका, ये कमर्शियल बिल है। ठीक है, अब कमर्शियल बिल क्या होता है, ये ट्रेड बिल होते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई शॉप का ऑनर है, ठीक है, तो ये आपका कमर्शियल बिल जारी कर देगा ना, तो इससे क्या होगा, जिसने इसको इस शॉप वाले को कोई सामान दिया है, तो ये इसको पैसे ना देके आपका कमर्शियल बिल दे देगा ना, तो ये इस कमर्शियल बिल को ये जो सेलर है ये किसी बैंक में जाके इसको मोनेटाइज करवा लेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से काम आएगा। अब देखो कमर्शियल पेपर जो है ना
ये तो आपका कंपनी ने पैसा जुटाने के लिए किया है, जबकि आपका कमर्शियल जो बिल है ये ऐसा बिल है जिसको सेलर जो है इसको मोनेटाइज करवा लेगा बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाके। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, कि पैसा बाद में मिलेगा, और यदि आदमी सेलर चाहे तो उसको जो अलग इंस्टीट्यूशन जो है बैंक वगैरह है वहां जाके इसको मोनेटाइज करवा सकता है। तो ये दो चीज आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए, कमर्शियल पेपर का और कमर्शियल बिल का। ठीक है, एक है आपका दो ये अलग से है, कॉल मनी और नोटिस मनी। अब कॉल मनी क्या है, ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है, पैसा जुटाने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। और यहाँ पे क्या होता है आपका कि शॉर्ट टर्म मतलब एक दिन से कम का, एक दिन से कम में जब आपका बिना कोलेटरल के, ठीक है, विदाउट कोलेटरल, जब बैंक वगैरह को किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जब लोन चाहिए होता है, लोन के अमाउंट में पैसा चाहिए होता है उनके डे टू डे वर्क के लिए, तो उसको बोलते हैं कॉल मनी। ठीक है, अब नोटिस है, तो नोटिस दिया आपको कि हम आपको 1 से 14 दिन के बीच में आपको पैसा वापस लौटा देंगे, तो ये आपका नोटिस से हुआ। कॉल मतलब फोन किया तुरंत आ गया, मतलब एक दिन से कम के लिए पैसा चाहिए होता है। तो ठीक है, तो शॉर्ट टर्म आपका कॉल मनी हो गया, और थोड़ा सा मिड टर्म जो है 1 से 14 डेज से इसके बीच का जो टाइम होता है इसको बोलेंगे नोटिस मनी। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में ये काम चलता है। और आपका जो CRR को मेंटेन करने के लिए बैंक वगैरह है इस तरह के टूल्स यूज करते हैं ताकि उनका CRR मेंटेन रहे। कुछ पैसों की कमी रहती है तो आपस में बैंक को से पैसे जुटा लिए जाते हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे WMA है। तो WMA क्या होता है, वेज एंड मीन्स एडवांस। अब ये भी क्या है, पैसा जुटाने का तरीका है, लेकिन ये किसका है, गवर्नमेंट का है। ठीक है, और इसमें हेल्प कौन करेगा, RBI। किसको करेगा, ये गवर्नमेंट को। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जब आपके जो उनके टेम्परेरी इनके जो मिसमैच होते हैं, फाइनेंशियल मिसमैच जो होते हैं, तो वहां पे RBI पैसा देता है गवर्नमेंट को। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि ये फिजिकल डेफिसिट जो होता है उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल डेफिसिट क्यों नहीं है, क्योंकि इसको वापस पे कर दिया जाता है किसी न किसी दूसरे तरीके से। ठीक है, तो बस एक टेम्परेरी इंस्ट्रूमेंट है, वेज एंड मीन्स एडवांस, आप ध्यान रखें। RBI देगा गवर्नमेंट को, फिजिकल डेफिसिट में शामिल नहीं है। तो ये चीज आपको यहाँ से देखनी थी। अब देखिए, अब आगे चलते हैं इसमें। जब हमने देखा डेट और इक्विटी में देखा, तो डेट तो हमने डिस्कस कर लिया। इक्विटी में क्या क्या होता है, इक्विटी में देखिए, पहला पहला तो आपने अच्छे से सुना होगा IPO। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो और कौन सी चीज हो सकती है इसमें, पब्लिक इशू भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, रेड हेरिंग वगैरह एक टर्म भी आती है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ क्या होती है। ठीक है, ये एक कुछ टर्म है जिसको हम देखेंगे आगे। और पब्लिक इशू कर सकते हैं, IPO कर सकते हैं, और इसके अलावा बुक वगैरह जो चलती है ना, वो है पैसा जुटाने के लिए, तो बुक बिल्डिंग वगैरह है। इसके आगे आपका बोनस इश्यू वगैरह हो जो होता है, कंपनी खुद के जो कह सकते हैं कि उसके जो एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको ही इशू कर देते हैं, तो बोनस इशू हो गया। एक आपका राइट इशू भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बोनस इशू जो है इसको यहीं पे देख लेते हैं। बोनस इशू आपका फ्री होता है। इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि बोनस है आपका, कि मतलब एम्प्लॉयज़ को दिया कि आप ये बोनस के फॉर्म में ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, इक्विटी जो कह सकते हैं, शेयर जो है आप फ्री में रख लो, जबकि आपका राइट इशू जो है, ठीक है, ये आपका फ्री नहीं है। ठीक है, बाकी ये आपको अच्छे से मालूम चल गया कि एम्प्लॉय है या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है ना, उनको ही जारी किए जाते हैं बोनस इशू और राइट इशू। फिर दूसरा है आपका प्रेफरेंशियल शेयर। प्रेफरेंशियल से नाम पता चलता है कि प्रेफर किया जाता है कि एम्प्लॉय या पहले के शेयर होल्डर जो है ना, उनको पहले पूछा जाए। ठीक है, तो उनको पहले पूछो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। बोनस फ्री है, राइट इशू फ्री नहीं है, और प्रेफरेंशियल जो आपका सिर्फ पूछने का मतलब है, फ्री तो वो भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसके अलावा एक लास्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं ETF। ETF क्या होता है, आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। एक आपका इसके बाद में होता है म्यूचुअल फंड होता है, ये भी आपने सुना होगा। इसके अलावा आपका हेज फंड होता है, जिसमें क्या रेगुलेशन से बचने के लिए मार्केट में लोग पहले से बैठे हैं, वो यहाँ पे आपका मनी प्रोवाइड करते हैं। एक टर्म आपने सुना होगा, पी नोट। पी नोट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, किस तरह से पी नोट के थ्रू मार्केट में इंटरवेंशन किया जाता है बाहर से कंपनियों का, और वहाँ पे जो है कह सकते हैं कि डेट की फॉर्म में वहाँ पे चीज़ें जनरेट की जाती हैं, शेयर भी वहाँ पे खरीदे जाते हैं। तो ऐसे पी नोट काफ़ी सारे काम करता है, इसको हम देखेंगे। हेज फंड को देखेंगे, इनका कंपेयर भी हम आगे चल के करेंगे। ठीक है, अब इक्विटी जो होती है ना, इक्विटी पे एक चीज़ देखें, इक्विटी जब ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, तो इन पर टैक्स वगैरह लगता है। तो टैक्स है ना, वो जिसने जारी किया ना उसी पे लग जाता है। तो मतलब वो टैक्स को इंक्लूड करके, मतलब एक कंपनी ने
बी को शेयर बेचे, ठीक है, तो इस पे जो शेयर है ना, शेयर है 100 शेयर, इस पे जो टैक्स लगना है ना वो यहीं कट जाएगा, कंपनी के साथ ही कट जाएगा, इसको देने की जरूरत नहीं, मतलब पहले से वो अमाउंट जो है इंक्लूडेड होता है, ठीक है। जबकि डेट के केस में क्या होता है, डेट की, ये तो इक्विटी के केस है, डेट के केस में जो आपका टैक्स है वो आपके कह सकते हैं क्रेडिटर जो है उस पर लगता है। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है। आगे चले, आगे है आपकी शेयर की वैल्यू। अब शेयर जो है, क्योंकि इक्विटी है, इक्विटी के जरिए है आपका शेयर वैल्यू, शेयर, और उसकी वैल्यू क्या होगी, शेयर वैल्यू कहलाएगी। दो तरह से हो सकती है, पार वैल्यू या प्रीमियम वैल्यू, ये आपको पहले से आती होगी, सिंपल सी चीज है। पार वैल्यू मतलब क्या है कि उसकी फेस वैल्यू, ठीक है, और ये ध्यान रखना सिर्फ इंटीजर, कोई भी इंटीजर फॉर्म हो सकता है, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, इस तरह से ये जारी यहाँ पे होता है, ठीक है। जबकि प्रीमियम वैल्यू क्या होती है आपकी, इसमें आपका फेस वैल्यू शामिल होता है, फेस वैल्यू चाहिए, और इसमें प्रीमियम यदि शामिल कर दे तो आपकी प्रीमियम वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। बस आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, बाकी यह इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। पार वैल्यू है जिसमें फेस वैल्यू पे चलेगा, प्रीमियम में आपका प्रीमियम इंक्लूड वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म और मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो आईपीओ है ना, ठीक है, आईपीओ आपका पार वैल्यू पे जारी किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी एक फेस वैल्यू होती है, उस पर इसको जारी किया जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इसको यहाँ पे ना डिस्काउंट नहीं दे सकते, मतलब जितना है ना, जितनी अमाउंट उसका रखा है, जैसे 40 रुपये रखा है, तो 40 पे ही उसको मार्केट में सेल किया जाना है, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड नहीं होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आईपीओ है वो पार वैल्यू पे ही किया जाता है, जबकि प्रीमियम वैल्यू में क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट कर दिया जाता है कि इसका फेस वैल्यू 10 रख दिया, और बोल देंगे बोले इसका प्रीमियम आप 30 रुपये बाद में जमा करा देना, तो ऐसे 40 रुपये आई तो कंपनी के पास ही, लेकिन उसकी फेस वैल्यू जो है कम कर दी जाती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। एक दूसरी हमने देखी थी पब्लिक इशू, ठीक है, इसमें एक कंपैरिजन हमें देखना था, उसको हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा होगा, हाँ, पब्लिक इशू जो है, ठीक है। तो पब्लिक इशू किस तरह से हो सकता है, अब पब्लिक को जब शामिल किया जाता है ना कंपनी में या पार्टनरशिप में, तो वहाँ पे दो हो सकते हैं, या तो आईपीओ जारी करो आईपीओ के फॉर्म में, या एफपीओ की टर्म में। अब आईपीओ है ना, तो वहाँ पे आईपीओ क्या होगा, कोई भी पहले से लिस्टेड नहीं हो कंपनी वो भी यहाँ पे कर सकती है, अनलिस्टेड जो है ना प्लस लिस्टेड दोनों यहाँ पे काम कर सकती है, जबकि एफपीओ जो है यहाँ पे पहले से लिस्टेड कंपनी जो है वो शेयर खरीद सकती है। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है आईपीओ और एफपीओ में, पब्लिक इशू के फॉर्म में, ये आपको देखना है। जबकि आईपीओ और एफपीओ है ना, ये तो अलग चीज है ही, वहाँ तो आगे तो डिस्कस करेंगे, लेकिन पब्लिक इशू में आईपीओ और एफपीओ के फॉर्म में पब्लिक इशू किया जा सकता है, शेयर बेचे जा सकते हैं, कंपनी में पैसा जुटाया जा सकता है, ठीक है। ये आपको थोड़ी सी यहाँ पे देखना था। एक चीज है आपका रेड हेरिंग, मैंने आपको पहले डिस्कस किया है फर्स्ट पॉइंट पे, आईपीओ पब्लिक इशू और रेड हेरिंग के टर्म में। तो रेड हेरिंग क्या है आपका, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, उसमें क्या होता है कि चीजें फिक्स होती है पहले से, ठीक है, मतलब इसमें दो चीजें डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बाकी यहाँ पे जो कागज पूर्ति जो होती है ना वो यहाँ पे पूरी की जाती है, कि वहाँ पे डेट वगैरह है कि किस डेट को जारी करेंगे आईपीओ, और उसका अमाउंट क्या है, मतलब उसकी जो शेयर की प्राइस है ना, अमाउंट फिक्स होता है, उसकी प्राइस जो है, ये दो चीज डिस्क्लोज नहीं की जाती है, बाकी इसके अलावा बाकी सब चीजें जो है ना वो एक प्रोस्पेक्टस के फॉर्म में यहाँ पे जारी कर दी जाती है, तो रेड हेरिंग है, ठीक है। इसके अलावा एक रिटेन अर्निंग होती है, ये अर्निंग कौन सी है, जब आपका जो एक्सपेंडिचर वगैरह जो हुआ, आपका रेवेन्यू आपको जनरेट करना था कि 100 करोड़ पैसा जुटाना था, इसमें कुछ खर्चा भी हो गया, जैसे आपका 5 करोड़ ट्रांजेक्शन वगैरह और कुछ टैक्स वगैरह और कुछ ऐसी चीज़ें कट गई, ठीक है, तो लास्ट में आपको बचा 95 करोड़, तो ये आपका होगा रिटर्न अर्निंग। तो मतलब एक्सपेंडिचर वगैरह जो है, डिविडेंड वगैरह उन सबको हटा के जब आपका जो पैसा बचता है ना रेवेन्यू में से, डिविडेंड और कुछ टैक्सेस वगैरह हटा के पैसा जो बचेगा आपका 95, ये आपका रिटेन अर्निंग कहलाएगा शेयर वगैरह पे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। इसके अलावा एक मैंने बताया आपको बोनस शेयर, तो मैंने आपको वो तो पहले बता दिया कि बोनस दिया, बोनस की फॉर्म में जैसे सैलरी दी जाती है, तो वहाँ पे ये भी कहा जाता है एम्प्लॉयज़ को कि आपको बोनस शेयर भी यहाँ पे जारी किए जा रहे हैं, तो वो चीज़ आपने देखी। इतना यहाँ पे और है अगला, सेबी और एफपीओ का काम क्या चलता है। तो सेबी और एफपीओ क्या है, जब आपकी पब्लिक सेक्टर जो आपका यूनिट जो होती है ना, ठीक है, इसके अलावा आपका कंपनी जो है जो लिस्टिंग कर रही है आपका जो शेयर मार्केट में, तो इनका जब कैप 250 करोड़ हो जाता है ना, 250 करोड़ रुपये, इस वैल्यू से ज़्यादा, इस वैल्यू से ज़्यादा जब उनका अमाउंट हो जाता है, तो ये एफपीओ कर सकती हैं, और इसमें आपका सेबी की रेगुलेशन, मतलब सेबी की परमिशन जो है ना उसकी जरूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। 250 करोड़ से ज़्यादा यदि पीएसयूज या कंपनी जो है उनकी इतनी वैल्यू है, ठीक है, और यदि एफपीओ करना चाहती हैं तो वो सेबी की परमिशन के लिए अलाउ
पहले से होती है, मतलब पूछने की जरूरत नहीं है। इससे कम है तो उनको परमिशन चाहिए, ये आप पॉइंट याद रखना। ठीक है, एफपीओ का रिसेंट में केस चल रहा था अडानी वाला, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें वहाँ पे डिस्कस आपने की होगी अपने फ्रेंड के साथ में, और आपने जो आपका न्यूज़पेपर वगैरह में ये चीज़ देखने को मिली थी। तो ये ध्यान रखना, 250 करोड़ से कम वालों को पूछना होता है, इससे ज़्यादा को नहीं पूछना होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, एक एक पे आउट ऑर्डर, ये मैंने अलग से पॉइंट लिखा था क्योंकि एक सीक्वेंस होता है, मतलब एक ऑर्डर होता है कि किसको पहले पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड या डिबेंचर, ठीक है, बॉन्ड या डिबेंचर, ठीक है, इसको सबसे पहले, मतलब इसको फर्स्ट में पे आउट दीजिएगा, इसका पहला क्लेम है। इसके बाद में आपका जो प्रेफरेंशियल जो था ना, प्रेफरेंशियल शेयर जिसने खरीदे थे, जिसको सबसे पहले प्रेफर किया था, उसको मिलेगा। इसके बाद में आपका जो ऑर्डिनरी शेयर जो होता है ना, अदर लोग, ये लोग उसमें शामिल होंगे और इनको सबसे लास्ट में क्लेम होगा। ये ध्यान रखना है, बॉन्ड डिवेंचर वाले को सबसे पहले पे आउट होगा, फिर आपका प्रेफरेंशियल शेयर वाले को होगा, फिर आपका ऑर्डिनरी वाले को होगा। ये आपको थोड़ी सी पती चीज होनी चाहिए। एक है आपका शेयर स्प्लिटिंग। शेयर स्प्लिटिंग मतलब 100 रुपये थे, एक बॉन्ड था, ठीक है, एक शेयर था इसका, ठीक है। अब इसको आप तोड़ के क्या करोगे, 10 कर दो, तो 10 रुपये के 10 शेयर कर दो। इस तरह की जो चीज़ होती है ना, शेयर स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, बेस बढ़ाने के लिए होता है, कंपनी का जो आपका शेयर होल्डर्स का जो बेस है ना, उसको बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें चलती हैं। तो एक टर्म थी, न्यूज में थी, तो आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया। एक होता है देखो, डिपोजिटरी रिसिट। डिपोजिटरी रिसिट, अभी क्या होता है, डिपॉजिट रिसीट है कि मतलब यहाँ के लोग जो है बाहर के मार्केट में यदि पैसा लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा रेगुलेशंस को फॉलो ना करें और एक वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर दे, उसके लिए डिपॉजिट रिसीट जैसे इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। तो अमेरिका वाला एडीआर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल जो चल रहा है उसको ग्लोबल डीआर बोलते हैं, जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट। और इंडिया में बाहर के लोग यहाँ पे यदि पैसा लगाना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं आईडीआर। ये चीज़ है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है, जारी क्या होंगे, शेयर, क्योंकि हमें वहाँ पे क्या लगाना है, पैसा लगाना है कंपनीज में, तो शेयर यहाँ पे जारी होता है। और चीज़ क्या रखना है, कौन से मार्केट में है, फॉरेन मार्केट, मतलब इंडिया वाला है तो बाहर के मार्केट में जो पैसा लगाएगा तो वो किसके थ्रू लगाएगा, एडीआर या जीडीआर के थ्रू, ठीक है। और जो बाहर का जो शेयर लगा, शेयर में पैसा खरीदने वाला, शेयर खरीदने वाला है, पैसा लगाने वाला जो है, वो इंडिया में आईडीआर के थ्रू पैसा वहाँ पे लगेगा, मतलब शेयर जो है वहाँ पे खरीद पाएगा। ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। और ये क्या होता है, कुछ बैंकर होते हैं वो लोग ये काम करते हैं, ठीक है। और इसको रेगुलेट कौन करता है, तो इंडिया में तो रेगुलेट कौन करेगा इसको, सेबी, रेगुलेशन जो है आपका ये सेबी करता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था। एएमआर आपका, एडीआर, जीडीआर और आपका आईडीआर। अब एक एएमसी है। एएमसी क्या होता है आपका, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, असेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है। ये क्या होती है, ये देखिए, ये आपका पैसा लेंगी, इसका मैं आपको पहले एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे आपका म्यूचुअल फंड वगैरह है ना, म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है, ये असेट को मैनेज ही करती है। आपने पैसा लगाया तो ये रिस्क के बेसिस पे, रिस्क के बेसिस पे काम करती है। ये रिस्क और इनकम, ये फैक्टर काम करता है कि रिस्क ज़्यादा किसमें होगा तो वहाँ पे इनकम कम, रिस्क जिसमें ज़्यादा होगा उसमें इनकम ज़्यादा होगी, रिस्क जिसमें कम होगा उसमें इनकम क्या होगी, कम होगी। ये दो चीज़ें यहाँ पे चलती है, मतलब रिस्क के प्रोपोर्शनल आपका इनकम होता है, ठीक है। तो अब देखिए, जहाँ पे ग्रोथ फंड होता है, एक दूसरा होता है आपका बैलेंस फंड, और एक होता है आपका इनकम फंड। अब आप खुद थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि ग्रोथ फंड है, आप आदमी पैसा ज़्यादा कमाना चाहता है तो उसकी रिस्क भी क्या होगी, ज़्यादा। ये इनकम है, ये आपका रिस्क है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो बैलेंस है, तो इसमें आपकी रिस्क जो है ये 50% है, तो ये भी आपकी 50% होगी, ठीक है। इसके अलावा आपका इनकम जो है, तो यहाँ पे रिस्क कम होगी आपकी, तो यहाँ पे आपका जो रिस्क कम है तो आपका इनकम भी ज़्यादा होगी। अब देखिए, जो आपका ये है आपका, जैसे ग्रोथ वाला है, तो ग्रोथ वाले में आपका रिस्क ज़्यादा है ना, तो रिस्क में क्या करेगा वो, इक्विटी वाले में पैसा ज़्यादा लगाएगा, ठीक है। और जबकि आपका इनकम वाला है तो उसमें इक्विटी में कम लगाएगा और आपका डेट जो है उसमें ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि ग्रोथ फंड में कैसे काम करेगा, इनकम फंड में कैसे काम करेगा, ठीक है। ग्रोथ फंड में नॉर्मल एक ग्रोथ हो सकती है, इनकम में ज़्यादा पैसा कमाना होता है। इनकम मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ना, तो वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट की कंडीशन में क्या होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा खरीदे जाते हैं, ठीक है। और तब वहाँ पे क्या है, इनकम जो है वो मैक्सिमम होती है। ये थोड़ी चीज़ याद रखें, रिस्क है, रिस्क जितनी ज़्यादा है ना उतना ही वहाँ पे इनकम है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। और दूसरा,
जब आपको ज़्यादा इनकम कमानी है तो आपको डेट में लगाना होगा, और जब आपको एक ग्रोथ करनी है सिर्फ अपने पैसे की, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इक्विटी में ज़्यादा लगाना होगा। ये थोड़ा सा आप यहाँ पे सेट कर लो। अब एक आपका है ईटीएफ और हेज फंड। तो ईटीएफ क्या होता है, ठीक है, तो आपका है ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना वो ट्रेड की जा सकती है। जो फंड है ना वो इस ऐसे इंस्ट्रूमेंट में होता है कि उनको ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है। और कहाँ पे होगा वो, सिंपल सी चीज़ है, स्टॉक एक्सचेंज पे होगा। स्टॉक एक्सचेंज पे होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होता है और सामने होता है कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो होते हैं ना वो लोगों का पैसा लगाते हैं मार्केट में, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग हैं उस ऐसे इंस्ट्रूमेंट में उनको वो लगाते हैं कि वो वहाँ पे बाद में चीज़ें, यदि आपको मोनेटाइज चीज़ें करवानी है तो वहाँ पे एक्सचेंज की जा सकती, मतलब आपका जो शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वहाँ पे उनको बेच के आप अपना जो चीज़ें हैं उनको मोनेटाइज करवा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो है उनको मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो ईटीएफ आप ध्यान रखें, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो होते हैं पैसा लगाते हैं आपके कस्टमर्स का, ठीक है। कस्टमर कौन हो सकते हैं, कस्टमर आपका बाहर का हो सकता है या आपका फॉरेन इन्वेस्टर हो सकता है उसमें, या फिर आपका डोमेस्टिक भी हो सकता है। तो F+D इससे आप थोड़ा सा लिख लें कि फॉरेन इन्वेस्टर होगा चाहे आपका डोमेस्टिक होगा, लगा दोनों ही सकते हैं, लेकिन मेनली इसमें क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं ना वो यहाँ पे आके पैसा लगाते हैं, तो वो आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के थ्रू पैसा लगाते हैं। तो इसमें उनको क्या है कि यदि नीड होती है पैसे की तो उसको स्टॉक एक्सचेंज पे क्या उसका जो ट्रेड करके चीज़ों को मोनेटाइज करवा सकते हैं, उनको रिडीम करवा सकते हैं, उस टर्म को बोलते हैं रिडीम, ठीक है। अब रिडीम करवा सकते, तो रिडीम में देखिए आपका क्या है कि यदि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है तो जब तक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहेगा तब तक उनको पैसा रखना है, ठीक है। यदि उनको जल्दी से करवाना है तो यहाँ पे एक एग्जिट लोड नाम से चीज़ें बोलते हैं कि भैया इसको एक्सचेंज करवाने का कुछ चार्ज लगेगा, तो उस चार्ज को वहाँ पे काट के और फिर वहाँ पे वापस आपका पैसा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म चलती है, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है ईटीएफ क्या होता है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है। एक दूसरा है हेज फंड। हेज फंड क्या है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, मतलब मैं कह सकते हैं कि नॉर्मल शेयर से मोर देन नॉर्मल शेयर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, रेगुलेशन का भी लफड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। इसके लिए हेज फंड बनाए जाते हैं, हेज फंड में पैसा लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाई वैल्यू होती है, तो यहाँ पे रिस्क भी जो है ना वो हाई होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, लोग कम टाइम के लिए पैसा रखते हैं, लेस टाइम के लिए पैसा रखते हैं, ठीक है। रिस्क हाई होती है, इससे क्या होता है आपका उनकी जो इनकम है ना, अभी हमने देखा था इनकम फंड वाला, तो इनकम भी उनकी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हेज फंड चलते हैं, रेगुलेशंस यहाँ पे होती नहीं है। सेबी ने अलाउ किया था कि 1 करोड़ से ऊपर की जो इन्वेस्टर है ना, एक ये लिख लो एक बार, 1 करोड़ आपका जो अमाउंट है ना इससे ज़्यादा का, 1 करोड़ से ज़्यादा का सेबी ने जो आपका प्राइवेट म्यूचुअल फंड वगैरह जो है उनको ऐसे लोगों को अलाउ किया था, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की यहाँ पे कमी होती है, ठीक है। तो इनके लिए रेगुलेशन सेबी बना रहा है और काफ़ी सारी इसमें चीज़ें चल रही है, बस आपको ध्यान रखना है हेज फंड में रेगुलेशंस का ज़्यादा लफड़ा नहीं होता है, और नॉर्मली यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा को यहाँ पे अलाउड है यदि वो इन्वेस्ट करना चाहे तो, ठीक है। इतना चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। अब आगे देखते हैं पी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट। तो ये क्या है आपका, ये आपका नाम लिखने इसका पार्टिसिपेटरी नोट, ठीक है। पार्टिसिपेशन यहाँ के शेयर मार्केट में बाहर के लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो यहाँ का पी नोट कर देंगे, यहाँ के और जो लोग जो बेचेंगे, ठीक है, वो कौन से होंगे, आपके इंस्टीट्यूशन होंगे, पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशन है, इन्वेस्टर वगैरह है, वो लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये पी नोट जो है ना ये एक तरीके से क्या हुआ फिर ऑफशोर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स की बात हम अगली स्लाइड में करेंगे, उसमें काफी सारे एग्जांपल देने थे, तो यहाँ पे आप बस इसको एक बार ध्यान रख लें कि पी नोट जो है आपका ऑफशोर डेरिवेटिव होता है, और इसका डिपेंड जो वैल्यू करता है, ठीक है, शेयर के बेसिस पे। शेयर जो है, शेयर की वैल्यू या बॉन्ड की जो रेट है इसके बेसिस पे करता है जो आपकी मार्केट में है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ऑफशोर डेरिवेटिव है पी नोट। इसके अलावा लोग क्या करते हैं, हेज फंड मैनेजर जो होते हैं ना, हेज फंड मैनेजर ये क्या करेगा, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ना इंडिया में, एफआईए जो है, जो आपके सेबी के अंदर आते हैं, ठीक है, इनकी थ्रू पैसा लगाते हैं मार्केट में, और यहाँ पे शेयर या जो चीज़ें हैं उनको परचेज करते हैं, ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए। हेज फंड मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए होता है। हेज फंड वाले मैनेजर जो होते हैं ना इन पे सेबी के रेगुलेशंस नहीं होते,
और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ना ये सेबी से रेगुलेटेड होता है, ठीक है, और ये आपका शेयर मार्केट है, तो ये ऐसा टर्म यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो हेज फंड वालों को फिर आपको ये चीज़ पता चलेगी कि पैन कार्ड वगैरह रेगुलेशन वगैरह ये सब कुछ चीज़ें उनको यहाँ पे नई चीज़ होती है, वो कैपिटल गेन टैक्स वगैरह फिर ये चीज़ यहाँ पे चलेंगी नहीं, ये सिंपल चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे क्या होता है ना, शेयर मार्केट में जो प्रॉफिट वगैरह है ये फ्लक्चुएट भी होता है, क्योंकि ये तुरंत से पैसा लगाते हैं और शाम के टाइम पे वापस निकाल लेते हैं, उनका फिक्स टाइम होता है, ठीक है। इसके बाद में इसमें अनोनिमिटी होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये तो मालूम ही नहीं होता ना, क्योंकि पैन कार्ड नहीं है तो उनका रिकॉर्ड नहीं रहता है, ठीक है। इतने सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, इतना मार्केट में पैसा घूम जाता है कि मालूम नहीं चलता, तो यहाँ पे एनोनिमिटी ज़्यादा रहती है, और इसीलिए यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन जो होता है ना उसको बोलते हैं हॉट मनी, ठीक है, क्योंकि ये आपका काफ़ी कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में यहाँ से पैसा जो है वापस मार्केट से निकल जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब इसमें ये इसका देखो नेगेटिव यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो टेररिस्ट वगैरह है, ठीक है, तो टेररिस्ट मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ऐसी चीज़ों में ये चीज़ें पी नोट जो है ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे चलती है। अब सेबी वगैरह जो है इस पर रेगुलेशंस बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ना इनको क्लासीफाई किया है, ठीक है, तो इनको एफपीआई के फॉर्म में इनको क्लासीफाई करने की बात चल रही थी, यहाँ पे 3 कैटेगरी बनी, कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो है रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे, रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे, और यहाँ पे केवाईसी कंप्लाइंस चाहिए या नहीं चाहिए उसके बेसिस पे है, तो ये जो आपका इश्यूज जो होंगे ना, ये आपका कैटेगरी 1 जो है, कैटेगरी 1 में आपका क्या क्या आएगा, आपकी फॉरेन गवर्नमेंट है, ठीक है, और गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, तो इनको यहाँ पे इशू करना अलाउ होता है। सेकंड में कौन होता है, म्यूचुअल फंड है, आपका जो पीएफ वगैरह है, यूनिवर्सिटी फंड वगैरह है, ठीक है, तो इनको इशू करने भी दिया जा सकता है और नहीं भी करने दिया सकता, क्योंकि इन पे केवाईसी नॉर्म्स वगैरह जो है इनको देखा जाता है फिर किया जाता है, ठीक है। और इसका जो थर्ड बचा ना, इसमें कौन है जो फर्स्ट और सेकंड में नहीं है, मतलब हेज फंड वगैरह है, इनको कैटेगरी थर्ड में डाला गया और इनको यहाँ पे इशू करने का वो एक तरीके से रोल नहीं दिया जाता है सेबी के द्वारा, ठीक है, तो क्योंकि इनको एफपीआई के फॉर्म में नहीं माना जाता है, ठीक है, तो ये सेबी का पी नोट पे रेगुलेशन चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ क्या है, वो है आपका डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब आपको सिंपल चीज़ मालूम है कि जिनकी वैल्यू किसी और चीज़ से, ठीक है, अदर इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना वहाँ से भी वैल्यू फैच कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, डेरिवेटिव कहलाएंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव आपके क्या क्या हो सकता है, फिजिकल एसेट हो सकता है, ठीक है, आपके डेट इक्विटी हम जो बात कर रहे हैं, मतलब उनकी जो पैसा जो जुटाया जा रहा है वो किसी और चीज़ की थी, मतलब वो पेपर पे लिखा, ठीक है, उससे पैसा जुटाया जा रहा है, शेयर है, डेट है, इसके अलावा आपका फॉरेक्स है, ये भी एक तरीके से डेरिवेटिव ही होता है। फिर आपका नॉर्मल जो चलता है वो है कमोडिटी, मतलब कमोडिटी की तो वैल्यू होती ही होती है, ठीक है, तो ये भी आपका एक डेरिवेटिव है। और एक फिफ्थ है आपका अदर्स। अदर्स में काफ़ी सारे होते हैं, अलग अलग से बैंक वगैरह ये जो अलग से चीज़ें जारी करती है तो उनको बोलते हैं अदर डेरिवेटिव्स, ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि डेरिवेटिव क्या होता है, जिनकी वैल्यू अदर से वहाँ से जुटाई जाती है, ठीक है, ये चीज़ है। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन से हुए फिर, अब देखिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या हुआ आपका, डेट है, इसमें आपका बॉन्ड वगैरह जारी करते हैं या डिवेंचर वगैरह जो होते हैं ये जारी किए जाते हैं, ये दोनों आपके डेट का तरीका हुए, और ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाया। एक आपका इक्विटी का तरीका है, इसमें शेयर वगैरह जारी किए जाते हैं। और थर्ड आपका डेरिवेटिव, अदर जो है ना इसके अलावा, इन दोनों के अलावा वो जो डेरिवेटिव है इसमें ये आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डेट इक्विटी और आपका डेरिवेटिव ये सब फाइनेंशियल आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और डेरिवेटिव में एग्जाम्पल ये सब होते हैं, ठीक है। फॉरेक्स आप ध्यान रखें, कमोडिटी सिंपल है ही है, इसके अलावा डेट शेयर आपका फिजिकल एसेट जो है ना, फिजिकल एसेट कमोडिटी डेट शेयर आपका फॉरेक्स ये सब इसमें शामिल होता है, ये चीज़ आपने यहाँ पे देख ली। इसके अलावा आपका है एक आपका एक चीज़ होती है फॉरवर्ड डेरिवेटिव होता है, फॉरवर्ड या जिसे फ्यूचर बोलते हैं, ये क्या होता है आपका, जब फ्यूचर डेट पे काम होगा ना तो उसको बोलते हैं फ्यूचर आपका डेरिवेटिव, ठीक है। और एक चीज़ है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अब इसमें देखिए बेसिस क्या होता है, या तो आपका एक शेयर होल्डर है, डेट लेने वाला है या पैसा लगाने वाला है, और एक आपका पैसा लगवाने वाला, मतलब एक तो आपका होता है सेलर, एक होता है मीडिएटर, इसके बेसिस पे काम चलता है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, ठीक है। अब ऑप्शंस क्या है, यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन का मतलब आप ध्यान रखें कि ऑप्शन है हमारे पास में रिस्क को मिनिमाइज करने, रिस्क को मिनिमाइज करने का ऑप्शन है। अब कॉल ऑप्शन किसके पास है रिस्क को मिनिमाइज करने का, मतलब ये कॉल करने, ये कॉल ऑप्शन वाला जो है ना इससे किसकी रिस्क मिनिमाइज होगी, और पुट ऑप्शन से किसकी मिनिमाइज होगी, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कॉल ऑप्शन जो है ये बायर का है,
ठीक है, तो ये है कि जो इन्वेस्टर है यहाँ पे लिख लें कॉल करेगा इन्वेस्टर। ठीक है, यहाँ बस ध्यान रखना है कि उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो बाई करे नहीं करे, उसकी यहाँ पे फ्रीडम होती है। तो इन्वेस्टर का ऑप्शन है कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन किसके पास होता है? यहाँ पे बेचने का अधिकार होता है, राइट टू सेल होता है। मतलब यदि मार्केट में ऐसा उसका प्राइस चल रहा है तो वहाँ पे सेल करने का अधिकार है। ठीक है, और ये किसका होता है? सेलर का। ये थोड़ा सा खुद करेगा कौन? मार्केट में कौन पैसा लगाएगा? सेलर। और मार्केट से पैसा खुद जो परचेज करेगा वो कौन है? वो इन्वेस्टर है। वो शेयर परचेज करेगा, वो इन्वेस्टर करता है। और जो प्रॉफिट के लिए काम करता है, वो खुद के इंस्ट्रूमेंट खुद के उसके पास नहीं होते हैं, तो वो आपका सेलर होता है। तो पुट करेगा सेलर और कॉल करेगा इन्वेस्टर। ये आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, इसके अलावा और कोई इसमें लॉजिक आपको नहीं लगाना, कि इतना ही काम आता है। पूछेगा कि बायर जो है या इन्वेस्टर जो है उसके पास कौन सा रिस्क मिनिमाइज करने का टूल होता है, वो आपका कॉल ऑप्शन होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये इससे बेनिफिट होगा आपका बायर को, और उससे बेनिफिट होगा आपका जो आपका रिस्क जो कम होगी आपकी सेलर की, उससे प्रॉफिट किसको होगा? सेलर की होगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक है आपका अगला पॉइंट, यहाँ पे मैंने लिखा था, ये है आपका CDS। ये क्या है? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक जो आपका शेयर है इसका एक बायर है, ठीक है, एक दूसरा इसका सेलर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो है, ये तो परचेज करेगा, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बीच में इंश्योरर होता है। ठीक है, कि किसी भी तरह का मार्केट का जो रिस्क होगा ना, इसको ये जो थर्ड पार्टी जो झेलेगी ना, जो यहाँ पे इंश्योर करेगी, इंश्योरेंस तो करेगी, तो ये आपका कहलाता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। यदि कोई चीज़ मार्केट में कोई अनहोनी वगैरह कोई ऐसी कंडीशन होती है, तो वहाँ पे वैल्यू उसकी घट जाती है, उस टाइम पे उस रिस्क को झेलने के लिए आपका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जैसी फैसिलिटी यहाँ पे होती है। ठीक है, तो यदि बेनिफिट नहीं हुआ, भाई बायर को तो क्या चाहिए? बेनिफिट चाहिए। तो यदि बेनिफिट नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो गारंटी देगा ना, यहाँ पे कौन देगा? ये जो इंश्योरर है, ये जिसने रिस्क बियर किया है, वो करेगा। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखिए। अगला है आपका ऑनलाइन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। ये बस मैंने लिख दिया कि कुछ सॉफ्टवेयर होता है, बोल्ट वगैरह है, बोल्ट है, नीट है जो NSE का है, बोल्ट आपका BSE का है, और एक VSET है, ये भी आपका मार्केट में चलता है। तो ये 3 सॉफ्टवेयर है जिसपे आपका ऑनलाइन ट्रेडिंग चलता है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें, पैन कार्ड के ऊपर कुछ इसकी बेसिक डिटेल्स है। आपका आधार कार्ड की तो आपको मालूम है 12 डिजिट का हो जाए, जबकि पैन कार्ड जो है आपका 10 डिजिट का होता है। ठीक है, 10 डिजिट का होता है। आधार कार्ड जो है आपका वो कैसा होता है? न्यूमेरिकल, पूरा न्यूमेरिक होता है, जबकि ये कौन सा होता है? अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक। दूसरा, इस ये क्या है आपका? रेजिडेंट हो चाहे मत हो, मतलब NRI वगैरह है ना, उनका भी पैन पैन कार्ड बन सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस वगैरह में कोई चेंजेस नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पे एज वगैरह की लिमिटेशन यहाँ पे कुछ नहीं होती, नो एज लिमिट। क्योंकि आधार कार्ड जो है ना, उसमें 3 साल से नीचे वाले का बायोमेट्रिक नहीं बनता, तो वहाँ पे एज लिमिट वहाँ पे चलती है। ठीक है, आधार कार्ड की फीस नहीं होती, यहाँ पे फीस होती है कुछ, बस आपको इतना ये ध्यान रखना कितनी होती है फीस यहाँ पे होती है, उसके आधार कार्ड की फीस नहीं होती है। इसके अलावा आधार कार्ड जो है वो आपका इंडिविजुअल का होता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल के अलावा कंपनी है, जॉइंट वेंचर है, उनके सबके पैन कार्ड बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे मालूम होना चाहिए। तो शेयर मार्केट से इतनी इन्फॉर्मेशन हमने जो यहाँ पे देखी है, ये काफ़ी है। इससे क्वेश्चन बहुत सारे हो जाने हैं अपने। ठीक है, कॉल ऑप्शन, मनी ऑप्शन, कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, कॉल मनी है, नोटिस मनी है, CD है, CP है, ये इंस्ट्रूमेंट देखिए, ETF है, P नोट कैसे काम करता है, और इसके अलावा हमने देखा शेयर स्प्लिटिंग कैसे होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कैसे काम करती है। ठीक है, और ये हमने देखा P नोट पे कैसे काम किया। फिर ETF है, हेज फंड है, इसके बारे में हमने देखा। AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में डील किया। फिर आपका शेयर स्प्लिटिंग देखा, ADR, GDR, IDR देखा। फिर सेबी और FPO का क्या रिलेशन है कि 250 करोड़ से ऊपर होने पे उनको सेबी की परमिशन नहीं चाहिए होती है। ठीक है, एक पे आउट का ऑर्डर देखा कि बॉन्ड और आपका डेट जो है इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि लास्ट जो होता है ऑर्डिनरी के पास में होता है। और फिर पब्लिक इशू था, रेड हेरिंग था, आपका रिटेन अर्निंग था, ये हमने डिस्कस किया। शेयर की वैल्यू, पार वैल्यू और प्रीमियम वैल्यू। और पार वैल्यू फिक्स होता है, क्योंकि प्रीमियम में पैसा शुरू में कम दिया जाता है, फेस वैल्यू कम रखी जाती है, उसका जो प्रीमियम है वो ज़्यादा अमाउंट पे रखा जा सकता है। रीजन मीन्स एडवांस, RBI गवर्नमेंट को देता है, फिजिकल डेफिसिट में उसको शामिल नहीं किया जाता। इक्विटी हमने देखा, IPO देखा, पब्लिक इशू देखा। इसके अलावा हमने क्या देखा कि बुक आपका जो बिल्डिंग वगैरह चीज़ें होती हैं, और बॉन्ड इशू वगैरह जो किया जाता है, बॉन्ड के बोनस इशू, और आपका राइट इशू है, और प्रेफरेंशियल इशू है, ये हमने देखा। ETF है, म्यूचुअल फंड है, हेज फंड है,
पी नोट वगैरह, इन सब के थ्रू इक्विटी जनरेट की जाती है मार्केट में, और इसमें इक्विटी पे पैसा कंपनी पे करती है टैक्स, जबकि डेट पे जो टैक्स जो है आपका क्रेडिटर का होता है। इसके अलावा सीपी, सीडी, सीबी हमने देखा कमर्शियल पेपर था ये सीपी, और सीबी कमर्शियल बिल था। इन दोनों में देखना है आपको फर्क। बाकी सीडी जो है ये तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। कॉल मनी, नोटिस मनी देखा, कॉल तुरंत कॉल किया, बैंक के पास पैसा आ गया, नोटिस में 1 to 14 डेज का वहाँ पे टाइम गैप होता है। फिर इसके अलावा कंपनीज का देखा हमने, गवर्नमेंट प्राइवेट होती है, गवर्नमेंट में आपका प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड दोनों हो सकती है। इसके अलावा सिक्योरिटीज हमने देखा, डेट सिक्योरिटीज होती है आपकी, डेट सिक्योरिटी होती है और दूसरी आपकी इक्विटी होती है। डेट में आपका लॉन पेपर और डेट देखा, शेयर इक्विटी में आपका शेयर देखा। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट में दो देखा, कैपिटल मार्केट और आपका मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, फाइनेंशियल मार्केट आपका 1 साल से कम, जिसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म के लिए चलता है मेनली। ठीक है, और इसके अलावा कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है और फाइनेंशियल मार्केट को आपका आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक, इतना चीज़ हमने यहाँ पे देखी, और ये मेरे हिसाब से सेबी शेयर मार्केट जो है आपका कैपिटल मार्केट है, इसमें ये सारी जो चीज़ें चलती हैं यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए। बाकी चीज़ें जो है वो हम सेकंड पार्ट में डील करेंगे, जो आपका बैंकिंग सेक्टर से होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ इन चीज़ों को डिस्कस जरूर करें और रिवाइज करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।